स्वागत है दोस्तों आपका टीचर्स एकेडमी की टीचर्स मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास में हमने बात की थी मॉनेटरी पॉलिसी में। मॉनेटरी पॉलिसी में हमने देखा था तीन दरों के बारे में, एमएसएफ, रेपो रेट और बैंक रेट। और ये तीन दरें वो दर हैं जिन पर कहीं ना कहीं बैंकों को उधार मिलता है, किससे? आरबीआई से। और दोस्तों हमने ये बहुत अच्छे से आपको बताया था कि आरबीआई किसी भी पर्टिकुलर लोकल ब्रांच को एंटरटेन नहीं करती। आरबीआई और उस पर्टिकुलर बैंकों की जो ब्रांच है उनके बीच में जो मीडिएटर बॉडी होती है या इंटरमीडिएटरी बॉडी रहेगी, वो कौन रहेगा? लीड बैंक रहेगा। और लीड बैंक का जो पैटर्न है हमारे इंडिया में दिसंबर 1969 से स्टार्ट हुआ और हर एक राज्य के अंदर जिले को कवर अप करने के लिए लीड बैंक बनाए गए हैं जो आरबीआई के एजेंट के रूप में काम करेंगे। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। ठीक, आगे अगर हम बात करें सबसे पहले डिपॉजिट रेट्स। डिपॉजिट रेट्स किस तरीके से कैसे काम करती हैं? तो जैसा कि डिपॉजिट्स मतलब जमाएं किसकी? जनता की। तो पब्लिक के पास जब पैसा होगा तो उस पैसे को सुरक्षित, और देखिए जैसे कि जनरली जैन में एक क्वेश्चन आता है कि बैंक क्या है? बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो मार्केट में पब्लिक के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करेगा और उसी एक्सेप्टेड डिपॉजिट को पब्लिक में ही लोन्स और एडवांसेस के रूप में इन्वेस्ट कर देगा। कि बाजार में बैंक एक ऐसी वित्तीय संस्थान है जो कि जनता की जमाओं को स्वीकार करेगी और उन्हीं स्वीकार की गई जमाओं को जनता पर ही उधारी के रूप में निवेश कर देगी। सिंपल सी बात समझ में आई। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे दो बने। पहला क्वेश्चन ये कि सर जनता बैंकों में जमा क्यों देगी? साहब जनता बैंकों में जमा क्यों देगी? तो जनता को होते हैं दो लाभ, एक तो रखे हुए पैसे पे सुरक्षा और दूसरा ब्याज। रखे हुए पैसे पे सुरक्षा और दूसरा ब्याज, इसलिए पब्लिक ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टेड होगी बैंकों में पैसा जमा करने में। अब बोलेगी सर बैंकों को क्या फायदा होगा? तो बैंक जो पैसा जनता से स्वीकार कर रहा है उस पैसे को वो बाजार में क्या कर रहा है? उधारी के रूप में या लैंडिंग कर रहा है या इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उधारी के रूप में बांट रहा है, लोन्स और एडवांसेस के रूप में। तो अब क्वेश्चन ये बना कि सर बैंकों को क्या फायदा होगा? देखो बैंकों को फायदा ये होगा कि एक तो इंटरेस्ट रेट वो जो जनता को दी जा रही है मतलब जमाओं पर, और एक इंटरेस्ट रेट वो जो ली जा रही है किस पर? लोन्स और एडवांसेस पर, उधारियों पर। तो ये जो दोनों ब्याज दर है वो तो सिमिलर होंगी नहीं, ये तो आपको भी पता है बहुत अच्छे तरीके से कि जो ब्याज दर जनता को जनता की जमा पर दी जाएगी वो होगी कम, और वो ब्याज दर जो जनता से उधारी पर बैंकों के द्वारा ली जाएगी वो क्या होगी? ज्यादा, है ना? तो इन दोनों के बीच जो अंतर होगा वही अंतर मार्जिन ऑफ इंटरेस्ट होगा, और इसी मार्जिन ऑफ इंटरेस्ट से बैंक अपने बिजनेस को डे टू डे डेवलप करते हैं या अपने आप में जो व्यापार है उसको करते हैं। सिंपल सा लॉजिक समझ में आया आपके कि हम क्या कहना चाह रहे हैं? कि मार्केट में अब आप जो पब्लिक का पैसा एक्सेप्ट करोगे उस पर इंटरेस्ट रेट कितना होगा और किस तरीके का होगा, ये कौन और किस तरीके से डिसाइड करेगा? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार बैंकों की एग्जाम में पूछा हुआ है कि पब्लिक डिपॉजिट्स या जनता की जो जमाएं होती हैं, बचत खाते होते हैं या फिर एफडी, आरडी, फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट, आवर्ती जमा खाता या म्यादी जमा खाता जो होते हैं, उन पर ब्याज दर कौन तय करता है? तो कभी भी जो पब्लिक की जो सेविंग्स होती हैं, पब्लिक की जो सेविंग्स होती है ना बैंकों में, उन पर इंटरेस्ट रेट या ब्याज दर कौन तय करेगा? तो इसका हमेशा उत्तर या हमेशा इसका आंसर होगा सेल्फ बैंक, खुद बैंक, स्वयं बैंक तय करेंगे कि वो कितना ब्याज दे। सिंपल सा आपकी समझ में आया हम क्या कहें? कि 4%, 5%, 6%, 6.5%, 7%, 7, 6.25, 6.35 या जो भी इंटरेस्ट रेट बैंक देने में इंटरेस्टेड है वो खुद डिसाइड करेगा। तो आप एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा आज कि बैंकों के अंदर जो पब्लिक की डिपॉजिट्स होती हैं उन डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट रेट कौन डिसाइड करता है? तो सेल्फ बैंक या स्वयं बैंक सुनिश्चित करते हैं। क्लियर यहां तक का फंडा? ठीक। अब देखो कि ये तो हुआ ये क्वेश्चन। अगर वही क्वेश्चन आपसे एक और पूछ लिया जाए कि पब्लिक के जो डिपॉजिट्स हैं ना बैंकिंग सेक्टर, उन पर मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन डिसाइड करेगा, न्यूनतम ब्याज दर कौन तय करेगा? तो हमेशा उत्तर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कि भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय बैंकिंग इंडस्ट्री को या क्षेत्र को क्या बोलता है कि आप जो जनता से जमा स्वीकार कर रहे हैं
उस पर कम से कम आप ये ब्याज तो दोगे ही दोगे। आपको चाहे व्यापार में हो लाभ, आपको हो चाहे व्यापार में हानि, हमें उस बात से मतलब है या नहीं है वो एक अलग मैटर है, लेकिन आपको कम से कम इतने ब्याज का भुगतान तो जनता को करना होगा। इसके ऊपर कितना ब्याज देना है वो आप खुद तय करो, वो आपकी व्यापार नीति है, आपकी बिजनेस पॉलिसी का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, वो क्या डिसाइड करना चाहता है, आपको कैसे बिजनेस करना है, किस तरीके से करना है, वो आप डिसाइड करो, लेकिन आप कम से कम इतना ब्याज तो दोगे ही दोगे। तो न्यूनतम या मिनिमम आपको सेविंग डिपॉजिट पे कितना परसेंट देना है? 3.3% से 3.50। अब ये दो रेट क्यों है? इसलिए हर बैंकों के अंदर टर्म्स एंड कंडीशन है कि इतने अमाउंट तक रहेगा तो 3% ब्याज मिलेगा, इससे ऊपर चला जाएगा तो 3.50। हालांकि ये ब्याज दर प्रैक्टिकली बैंकों के अंदर नहीं होती, बैंकों के अंदर 4%, 4.5%, 4.25, 4.35, 4.5, कई बैंक 5%, कई बैंक 6%, अलग अलग इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करा रहे हैं पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा खाता खुलवाने के लिए। ये भी चीज ध्यान रखना कि ये वो रेट है जो मार्केट में पैसे को इंक्रीज और डिक्रीज करेगी। कैसे कि अगर इस इंटरेस्ट रेट को अगर बैंक बढ़ा देते हैं तो पब्लिक ज्यादा से ज्यादा बैंकों में सेविंग करने में इंटरेस्टेड होगी। चीज समझ में आ रही है हम क्या कहना चाह रहे हैं? कि अगर जनता की जमाओं पर ब्याज दर आप ज्यादा मुहैया कराओगे तो जनता ज्यादा से ज्यादा बैंकों में जमा रखेगी, जनता ज्यादा से ज्यादा बैंकों में क्या रखेगी? जमा रखेगी। सिंपल सा लॉजिक समझ में आया हम क्या कहना चाह रहे हैं? कि अगर मार्केट में ब्याज दरें इनकी ज्यादा रखी जाए, या ऐसा कह लें कि जो बैंक पब्लिक डिपॉजिट्स पर ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट प्रोवाइड कराएगा उसी के ही नंबर ऑफ कस्टमर्स हमारी कंट्री के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर बैंकों के ज्यादा होंगे। तो जो बैंक इंटरेस्ट रेट ज्यादा देगा पब्लिक डिपॉजिट पर उसी के ग्राहकों की संख्या ज्यादा होगी। लेकिन इनका जो न्यूनतम जो पैटर्न है मिनिमम वाला है वो कौन डिसाइड करेगा? आरबीआई। कि आपको कम से कम इतना ब्याज तो देना होगा, इससे ऊपर क्या देना है वो आप खुद स्वयं या सेल्फ डिसाइड करो, सेल्फ मैनेजमेंट आपका डिसाइड करेगा। टर्म एंड टाइम डिपॉजिट मतलब एफडी और आरडी, फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक, एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट, मियादी जमा खाता बोलते हैं इसको, इस पर और इस पर। ठीक, आरडी पर आपको कम से कम 5.90 देना होगा, 90 देना होगा, और एफडी पर आपको कम से कम देना होगा। देखिए यहाँ पे दो तरीके की हैं, एक तो है एफडी और एक है आरडी। टर्म डिपॉजिट रेट्स, जो रिकरिंग डिपॉजिट होता है ये रिकरिंग डिपॉजिट, और ये क्या है? फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट पे ये जो इंटरेस्ट रेट है वो है 6.40 और आरडी पे है वो कितनी है? 5.90 की रिकरिंग डिपॉजिट, जहां पर किस्तों के जरिए पैसा जमा होता है बैंकों के अंदर ही, रिकरिंग डिपॉजिट बाय इंस्टॉलमेंट। और एफडी में जो पैसा देना होता है वो वन टाइम देना होता है बैंकों के अंदर, मतलब एक बार जमा कराना होगा। 6 लाख रुपए का कोई प्लान खरीदा है तो वो आपको एक बार देना होगा, जबकि आरडी में अगर 6 लाख का आपने कोई प्लान खरीदा है तो वो 6 लाख आपको किस्तों के जरिए बैंकों में देना होगा। इंटरेस्ट रेट क्या होगी एफडी और आरडी में वो बैंक स्वयं डिसाइड करेंगे, लेकिन मिनिमम कौन कितनी होगी वो कौन डिसाइड करेगा? आरबीआई। तो एक चीज ध्यान रखना, वर्तमान में जो मिनिमम आरबीआई ने डिसाइड किया हुआ है आरडी पर और एफडी पर, तो एफडी पर जो मिनिमम इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो कितना मिलेगा आपको? अभी वर्तमान में एफडी पे मिलेगा 6.50 और आरडी पे मिलेगा कितना? 5.90। ठीक, ये हुआ आपका डिपॉजिट रेट। अब आप बात करें किसकी? रिवर्स रेपो रेट की। रिवर्स रेपो रेट या ट्रिपल आरबी इसको बोलते हैं। ये क्या होती है रिवर्स रेपो रेट? कि बोला गया कि बैंक जो होते हैं या बैंकों की जो ब्रांचें होती हैं वो बिजनेस करने के लिए मार्केट से पैसा एक्सेप्ट करती हैं, और पैसा कहां से आता है? पब्लिक डिपॉजिट से, या जो ऑलरेडी लोन्स और एडवांसेस बांटे हुए हैं उनकी ईएमआई लौट कर आती हैं, और बैंकों के पास में डे टू डे पैसा आता है और जाता है, फ्लो में बना रहता है। क्लियर है यहाँ तक की कहानी? ठीक। अब कई बार ऐसा होता है कि कई ब्रांचों के पास में पैसा एक्सेस हो जाए या पैसा थोड़ा ज्यादा हो जाए और वो उस पैसे को मार्केट में यूटिलाइज ना कर पाए। हमने क्या कहा कि मार्केट में लेन देन बना रहता है कि पैसा आएगा और जाएगा, एक तरीके की बैंकों के अंदर बिजनेस साइकिल है। बिजनेस साइकिल मतलब पैसा आएगा और पैसा जाएगा, रोटेट होता रहता है डे टू डे बिजनेस के ऊपर। पैसा आएगा कहां से और जाएगा कहां से? आएगा तो उसके इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट से, पब्लिक की जो ईएमआई लौट कर आ रही है उससे, और पब्लिक डिपॉजिट से।
और पैसा जाएगा कहां पर? फिर वही लोन्स में, एडवांसेस में, है ना, और फिर वही लैंडिंग में, उधारियों के अंदर, इस तरीके से पैसा चला जाएगा। तो पैसा आएगा और जाएगा, फ्लो बना रहेगा। तो कई बार ऐसा होगा कि ऐसा हो कि मार्केट में उसके लिए सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ना हो, मतलब लैंड जो बोरोवर है या उधार लेने वाले वो उपलब्ध ना हो। तो उस केस के अंदर बैंकों के पास में जो फंड होगा वो फंड क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा या कलेक्ट हो जाएगा। और अगर बैंकों के पास में फंड कलेक्ट हो जाता है, स्टोर हो जाता है और उसे मार्केट में वो नहीं बांट पाता, तो ऐसे केस में बैंकों को क्या होगा? लॉस होगा। लॉस किस केस में होगा? पब्लिक लायबिलिटीज। पब्लिक लायबिलिटीज किसके रूप में? इंटरेस्ट रेट के रूप में। क्योंकि ये डिपॉजिट पर जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो तो उसको देना ही होगा। चीज समझो हम क्या कह रहे हैं। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जो जनता की जमा स्वीकार की गई है वो उसी जमा को तो बाजार में इन्वेस्टमेंट किए हुए है, उसी पैसे को तो घुमा रहा है वो बाजार के अंदर, ठीक। तो पब्लिक का इंटरेस्ट तो बाकायदा चल रहा है। अब आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, पब्लिक को तो इससे कोई लेना देना नहीं है ना। पब्लिक को तो क्या चाहिए? सिंपल सा अपना ब्याज। पब्लिक को तो अपना क्या चाहिए? सिंपल सा ब्याज। बात समझ में आई नहीं? अब आप ब्याज कहां से दोगे? आपके पास पैसा तो स्टोर हो गया, आपके पास तो पैसा स्टोर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आपके पास में सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है, मतलब बाजार में निवेश करने का कोई संसाधन ही उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे केस में जैसा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हेल्पफुल और कोऑपरेटिव बॉडी है इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए, या रेगुलेटर और कंट्रोलर बॉडी है, तो ऐसे केस में आरबीआई बैंकों के लिए गाइडलाइन जारी किया। क्या गाइडलाइन जारी किया? कि अगर किसी बैंक की ब्रांच में पैसा एक्सेस हो जाए और वो उस पैसे को एट ए टाइम मार्केट में यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, तो उस फंड को अपने पास ना रखे, वो पैसा हमें दे दे, वो पैसा हमें दे दे। अब हमें अगर आप पैसा दोगे तो हम उतना ब्याज तो आपको नहीं देंगे जितना आप जनता को दे रहे हो। आप 6% भी दे रहे होंगे, 7% भी दे रहे होंगे पब्लिक के डिपॉजिट्स पे, जनता की जमाओं पर। भाई आपको कितना देना पड़ रहा है, कितना देना पड़ रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आरबीआई क्या गाइडलाइन जारी किया कि अगर आपकी किसी शाखा में, ब्रांचों में पैसा ज्यादा हो जाए बिजनेस करते करते, तो और उस पैसे को आप मार्केट में यूटिलाइज ना कर पाओ, तो वो पैसा आप क्या करो? हमें दे दो। हम इस पर आपको ब्याज मुहैया कराएंगे, लेकिन उतना ब्याज नहीं देंगे जितना कि आप जनता को दे रहे हो, लेकिन इतना हम जरूर दे देंगे जितना कि हमारे कहने से आपको देना पड़ रहा है सेविंग और टर्म पे। क्योंकि मिनिमम की गाइडलाइन हमने जारी की है ना, ये तो आपको देना ही देना है, तो हमारी वजह से आपको नुकसान नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात। ये समझ में आई हम क्या कहे? कि हम उतना ब्याज नहीं देंगे जितना कि तुम जनता को दे रहे हो, लेकिन इतना लगभग हम दे देंगे कि जितना तुम्हें हमारे कहने से जनता को देना पड़ रहा है। तो आप लॉस मत खाओ उस पैसे को अपने पास स्टोर करके। तो ये पैसा आप हमारे पास उधारी के रूप में रख दो, हमें उधार दे दो एक तरीके से, ठीक। और जब आपको पैसे की जरूरत हो तब आप पैसा क्या ले जाना? अपना वापस लेना और मार्केट में यूटिलाइज कर लेना। तो जब तक हमारे पास ये पैसा रखेगा तब तक का हम आपको ब्याज दे देंगे, तब तक का हम इसको क्या दे देंगे? ब्याज दे देंगे। और इसी ब्याज दर को क्या नाम दिया गया? रिवर्स रेपो रेट या ट्रिपल आर, रिवर्स रेपो दर। तो बैंकों में अगर किसी शाखा के अंदर पैसा एक्सेस हो जाए और वो पैसे को मार्केट में इन्वेस्टमेंट या यूटिलाइज नहीं कर पाए, तो वो उस पैसे को किसके पास रख देती है? आरबीआई के पास रख देती है। और आरबीआई उस पर जो ब्याज मुहैया कराता है उस ब्याज दर को क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। एक चीज सिंपल सी बात बताओ कि अगर आपके पास कोई व्हीकल है और व्हीकल लेकर आप मार्केट में निकलते हो और अगर वो किसी पार्किंग में पार्क करना हो तो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? सिंपल सा जवाब, शॉर्ट टर्म। तो यहां पर भी एक तरीके से कि अगर बैंकों के पास में बिजनेस का जो पैसा है और उसको मार्केट में वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, तो वो उस पैसे को जब तक यूज नहीं कर पा रहा है तब तक वो आरबीआई के पास क्या कर देगा? उस पैसे को पार्क कर देगा। तो कहने का मतलब रिवर्स रेपो रेट में रखे हुए पैसे को पार्किंग ऑफ मनी के नाम से भी जाना जाता है। और जब उसे लग रहा है कि मार्केट में सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट उसको अवेलेबल है या वो निवेश कर सकता है, तो आरबीआई से पैसा लाएगा और मार्केट में निवेश कर देगा। भाई अपने पास नुकसान खाने के बजाय वही बेहतर है कि जितना मिल जाए वो बढ़िया है। सिंपल सी बात समझ में आई? तो हमने आपको क्लियर कर दिया एमएसएफ, रेपो रेट, बैंक रेट, ट्रिपल आर और डिपॉजिट रेट्स। आने वाली क्लासों के अंदर हम आगे की रेटों पे बात करेंगे। आज के लिए इतना काफी। आप बने रहिएगा टीचर्स एकेडमी के टीचर्स मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।